नमस्कार। मैं अरुण बंकुल अपने इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से मोटिवेशनल, समसामयिक, परंपरागत और रोचक जानकारी शेयर करता रहता हूं। इसलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं सर्वशक्तिमान स्टालिन के बारे में यह बताने जा रहा हूं कि समय बलवान होता है, व्यक्ति नहीं। जो आज है कोई जरूरी नहीं कि वह कल भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टालिन दुनिया के इतिहास का हिटलर की तरह ही एक सबसे बड़ा खलनायक था। एक चौथाई सदी तक उसने भूतपूर्व सोवियत संघ पर राज किया। हिंसा, आतंक और अपने व्यक्ति पूजा के बल पर एक ऐसा तानाशाह जो किसी भूत की तरह इतिहास के पन्नों में आज भी घूम रहा है। मॉस्को के क्रेमलिन कहलाने वाले दुर्ग में उसका सिंहासन हुआ करता था। उसे अब व्लादिमीर पुतिन सुशोभित कर रहे हैं। मॉस्को के केंद्र से 15 किलोमीटर दूर एक उपवन के बीच पेड़ों के पीछे छिपा हुआ एक दूसरे से जुड़े कुछ एक मकानों का एक ऐसा समूह है, सशस्त्र पहरेदार जिसकी रखवाली करते थे। मॉस्को के कुंतसेवो कहलाने वाले इस उपनगर में स्थित ये मकान अब रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के अधीन है। उसे देखकर लगता नहीं कि यहाँ मार्च 1953 से कोई रहता है। मुख्य भवन के कमरे इस तरह करीने से सजे संवरे हुए लगते हैं मानो मालिक कुछ समय के लिए कहीं गया हुआ है, बस आने ही वाला है। सब कुछ करीने से रखा हुआ है, एकदम साफ सुथरा है। मकड़ियों का कहीं कोई जाल नहीं, धूल धक्कर का कहीं नाम नहीं। शहर की आपाधापी से परे प्रकृति की गोद में रहने की रूस में दाचा कहलाने वाली यह जगह ही एक लंबे समय तक स्टालिन के जीवन का केंद्र बिंदु रहे। अपने 25 साल छोटी अपनी दूसरी पत्नी नदेजदा की मृत्यु के बाद से स्टालिन 1933 से लगभग हर दिन क्रेमलिन और कुंतसेवो के बीच फेरे लगाता था। विदित हो कि नदेजदा ने स्टालिन के साथ एक झगड़े के बाद नवंबर 1932 में क्रेमलिन में ही दोनों के साझे घर में पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। वह स्टालिन की क्रूरताओं से तंग आ गई थी। उसकी मृत्यु का मूल कारण छिपाने के लिए कहा गया कि अपेंडिसाइटिस से यानी कि आंत्रपुच्छ के सूज कर फट जाने से उसकी मृत्यु हुई। इस झूठ को मानने से मना करने वाले सभी डॉक्टरों को स्टालिन के इशारे पर गोली मार दी गई। स्टालिन भूतपूर्व सोवियत संघ में सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा ही नहीं होता यदि रूस में जार शाही अर्थात सम्राट शाही को उखाड़ फेंकने वाली 1917 की समाजवादी क्रांति के नेता व्लादिमीर लेनिन की केवल 53 वर्ष की आयु में जनवरी 1924 में असमय मृत्यु नहीं हो गई होती। दोनों के बीच पहली लंबी बातचीत 1907 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुई थी। स्टालिन की आयु उस समय 29 साल थी। लेनिन की कृपा से 1922 में स्टालिन को सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव का प्रभावशाली पद मिल गया। लेनिन की मृत्यु होते ही स्टालिन ने सत्ता स्वयं हथियाने के सारे दाव पेच लगाने शुरू कर दिए। पहला दाव था अपने आप को लेनिन का सच्चा उत्तराधिकारी दिखाना। लेनिन के शव को दफनाने के बदले स्टालिन ने मॉस्को के लाल चौक पर एक मकबरा बनवाया। शव को विकृत होने से बचाने के लिए विशेष प्रकार के प्रलेपों आदि से उसे चिरकालिक बनाया है। कांच के एक ताबूत में बंद कर उसे मकबरे में इस तरह रखा गया कि मकबरा लेनिन के दर्शन का तीर्थ स्थान बन जाए। लेनिन को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ जनता का मन ही मन स्टालिन की भी जय जयकार करे। यही नहीं, पूरे सोवियत संघ में पहले लेनिन की और जल्द ही स्टालिन की भी एक से एक बड़ी मूर्तियां लगाई जाने लगीं।
दूसरे दांव में पहले तो लेनिन की वसीयत लुप्त कर दी गई। इसके बाद लेनिन के सभी निकट सहयोगी भी गायब होने लगे। दिखावटी मुकदमे आदि चलाकर ऐसे सभी लोगों का सफाया कर दिया गया जो संपूर्ण सत्ता हथियाने की राह में स्टालिन के लिए रोड़ा बन सकते थे। उन्हें मार डाला गया या खून पसीना बहाकर काम करते हुए मरने के लिए हिटलर के यातना शिविरों की तरह रूसी साइबेरिया के गुलाग कहलाने वाले श्रम शिविरों में भेज दिया गया। रूसी इतिहासकारों का अनुमान है कि साइबेरिया के श्रम शिविरों और स्टालिन के सनकी सफाई अभियानों ने कम से कम 2 करोड़ लोगों की बलि दी। कुछ लोग इस बात के लिए स्टालिन की फिर भी सराहना करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय उसके नेतृत्व में सोवियत संघ ने हिटलर को हराया और लगभग पूरे पूर्वी यूरोप को हिटलर के आधिपत्य से मुक्ति दिलाई। यह बात सच है, पर इससे स्टालिन के असंख्य काले कारनामों की कालिख धुल नहीं जाती। समय बीतता रहा, जनता और स्वयं अपने सगे संबंधियों तथा परिवार के सदस्यों के साथ भी स्टालिन की नीचता चलती रही। और तब आया 1953 की 28 फरवरी का दिन। 74 साल के हो गए जोसेफ स्टालिन के जीवन का एक और सामान्य दिन। वह एक शनिवार था। तत्कालीन कम्युनिस्ट सोवियत संघ का यह यमराज उस सुबह अपने दाचा में देर तक अपनी पार्टी का मुखपत्र प्रावदा सच्चाई पढ़ता रहा। प्रावदा पढ़ने के बाद नित्य प्रति के समान उस दिन भी स्टालिन ने घंटी बजाकर अपने पहरेदारों को इशारा किया कि रोजमर्रा के कामों का समय अब हो गया है। अंगरक्षकों और पहरेदारों को बुलाने के लिए कुंत सेवों में हर जगह घंटियां बजाने के बटन लगे थे। सोवियत गुप्तचर सेवा केजीबी की ओर से वहां तैनात 100 से अधिक पहरेदार और अंगरक्षक स्टालिन के इशारों पर नाचने के लिए अभिशप्त थे। रत्ती भर भी भूल चूक जीवन मरण का प्रश्न बन सकती थी। सुबह के नाश्ते के बाद स्टालिन कुछ समय तक हवाखोरी के लिए बाहर जाया करता था। इसके बाद घंटों अपने काम में व्यस्त रहता था। वह बहुत क्रूर ही नहीं, परम दर्जे का शक्की भी था। दांचा से निकलने से पहले हमेशा अपनी पिस्तौल कोट की जेब में रख लिया करता था। 1953 की 28 फरवरी के दिन भी पहले यही सब किया। इसके बाद क्रेमलिन जाने के लिए अपनी कार में बैठा। कुंत सेवों से क्रेमलिन पहुंचने में 20 मिनट लगते थे। स्टालिन अपनी देखरेख में अपनी पसंद की फिल्में भी बनवाता था। बन जाने पर देखता था कि उनमें उसकी महानता का उसी तरह प्रस्तुतिकरण और यशगान हुआ है या नहीं जैसा वह चाहता है। 28 फरवरी 1953 के दिन भी क्रेमलिन के विशेष सिनेमा हॉल में उसने ऐसा ही एक फिल्म शो देख रखा था। साथ में सोवियत गुप्तचर सेवा केजीबी का प्रमुख लाउरेंटे बेरिया, उप प्रधानमंत्री गेयोर्गी मालेंको, मार्शल निकोलाई बुल्गानिन और कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी के सचिव निकिता खुश्चेव भी बैठे हुए थे। उस समय इन 4 लोगों का यही चौगुटा स्टालिन की सबसे विश्वास पात्र मंडली हुआ करता था। फिल्म रात 10 बजे तक चली। फिल्म के बाद स्टालिन कार से कुंत सेवों के लिए रवाना हो गया। कार किस रास्ते से होकर जाएगी, इसे परम शक्की स्टालिन अपने ऊपर किसी हमले के डर से हमेशा अंतिम क्षण में खुद तय किया करता था। कभी कभी उसी के कहने पर उसकी कार जैसी ही दूसरी कार में बैठा हूबहू उसी के जैसा दिखने वाला एक बहुरूपिया भी मॉस्को की सड़कों पर देखा जाता था। स्टालिन रात में देर तक जागने का आदी था। अक्सर मेहमानों को भी बुलाया करता था। पिछले करीब 6 महीनों में उसके विश्वासपात्र चौगुटे के सदस्य ही उसके रात्रिकालीन मेहमान हुआ करते थे। उसके पास कोई चारा भी नहीं था। बॉस ने बुलाया है तो मना कैसे करें? मना किया तो खैरियत नहीं।
हर रात एक ही कार्यक्रम होता था, खाना पीना नाचना। स्टालिन से सभी डरते थे। उसकी बेतुकी हंसी ठिठोलियों की वाहवाही करते थे। जानते थे कि कोई भी कभी भी जेल की किसी काल कोठरी में या सीधे यमलोक भी पहुंच सकता है। स्टालिन खुद भी डरता था। उसे यह डर रहता था कि कहीं उसके अपने ही लोगों में से कोई उसे जहर न दे दे। 28 फरवरी 1953 वाली उस रात स्टालिन के दांचा वाले आवास में खाना पीना और नाचना सुबह होने तक चलता रहा। अंततः जब चारों मेहमानों ने विदा ली तब तक 5 बजने जा रहा था। नशे की हल्की खुमारी के साथ स्टालिन भी अपने बिस्तर पर लेट गया। तब तक तारीख रविवार मार्च 1, 1953 हो चुकी थी। वह एक नया दिन था, लेकिन इस बार स्टालिन के लिए हमेशा की तरह कोई सामान्य दिन नहीं था। उसके सेवक, अंगरक्षक और पहरेदार रात दिन 24 घंटे घंटी की उस आवाज पर कान लगाए रखते थे जिसके द्वारा स्टालिन संकेत देता था कि वह क्या चाहता है। वे जानते थे कि उनके भाग्य का यह पार्थिव विधाता हर दिन 11 बजे के आसपास घंटी बजाकर उन्हें संकेत दिया करता है कि अपने दैनिक कार्यकलापों के लिए अब वह तैयार है। रविवार 1 मार्च 1953 के दिन न तो 11 बजे और न उसके बाद बहुत देर तक कोई घंटी बजी। सभी लोग घंटी बजने का इंतजार करते रहे। किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वह स्टालिन के शयन कक्ष तक जाता, दरवाजे को धीरे से खोलकर भीतर झांकता कि स्टालिन उठ गया है या नहीं। सभी डर रहे थे कि कहीं ऐसी कोई गलती न हो जाए कि उसकी अपनी ही गर्दन फंस जाए। तीसरे पहर के 3 बजे बज गए और तब भी कोई घंटी नहीं बजी। सभी सेवकों, अंगरक्षकों और पहरेदारों को मन ही मन संदेह होने लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उनसे कहा यही गया कि स्टालिन के आदेश के बिना वे उनके कमरे में पैर नहीं रखेंगे। वे जानते थे या सुन रखा था कि स्टालिन कितना निर्दयी अत्याचारी है। लाखों करोड़ों की जान ले चुका है। लेनिन के साथियों को ही नहीं, अपने भी अनेक रिश्तेदारों और साथियों को परलोक पहुंचा चुका है। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी के 1935 में निर्वाचित लगभग सभी सदस्यों का उसके आदेश पर सफाया कर दिया गया था। यानी असमय मरना नहीं है, तब स्टालिन से डरना तो पड़ेगा ही। स्टालिन के किसी संकेत की बाट जोहते शाम के 6 बज गए। तभी अचानक उसके कमरे की बत्ती जली। सबने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद उसके कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई, किंतु उसके बाद न तो कोई घंटी बजी और न कोई आवाज ही सुनाई पड़ी। किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि स्टालिन के कमरे से कुछ गिरने की जो आवाज आई थी वह बिस्तर पर से उसके गिरने की आवाज हो सकती है। यही हुआ था। वह अब अपने कमरे में बिस्तर से फर्श पर गिर गया था। कमरे का दरवाजा खोलकर भीतर झांकने की हिम्मत तब भी किसी को नहीं हो रही थी। क्रेमलिन का डाकिया हर दिन देर शाम स्टालिन के लिए डाक लाया करता था। 1 मार्च 1953 वाली शाम को जब वह डाक लेकर आया तो उसकी लाई हुई डाक स्टालिन को देने के लिए एक अंगरक्षक ने स्टालिन के कमरे का दरवाजा खोलने का साहस जुटाया। दरवाजा खोलते ही उसने जो कुछ देखा उसे देखकर एकदम सन्न रह गया। स्टालिन फर्श पर पड़ा था, होश में था, पर बोल नहीं पा रहा था। जैसे तैसे यही इशारा कर पाया कि उसे उठाया जाए। पहरेदारों ने स्टालिन को उठाकर सोफे पर लेटा दिया। गुप्तचर सेवा केजीबी के प्रमुख लावरेंते बेरिया को फोन किया गया। पूछा कि क्या हम डॉक्टर को बुलाएं? ऐसी स्थिति में कोई भी डॉक्टर को ही बुलाता, किंतु बेरिया ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग तुरंत आ रहे हैं। हम लोग का अर्थ था स्टालिन के नजदीकों का वह चौगुटा, पिछली पूरी रात जिसने स्टालिन के साथ बिताई थी।
उनके आने से पहले पहरेदारों ने स्टालिन को उठाकर मकान के सबसे बड़े हॉल में रखे एक दूसरे सोफे पर लिटा दिया। स्टालिन तब तक बेहोश हो चुका था। उसके कथित चारों विश्वासपात्र बेरिया, मालेंको, बुल्गानिन और खुश्चेव वाला चेगुटा भली भांति जानता था कि स्टालिन किसी का सगा नहीं है, किसी को भी किसी भी समय दगा देकर अपना शत्रु घोषित कर सकता था। वे कुंतसेबों की तरफ चल तो पड़े, पर नहीं जानते थे कि वहां उन्हें क्या देखने को मिलेगा। वे केवल यही जानते थे कि उनसे कोई कहीं गलती न हो जाए। तो दोस्तों, मौत के सौदागर स्टालिन की मृत्यु 5 मार्च 1953 की रात 9:50 पर हो गई और निकिता खुश्चेव स्टालिन के उत्तराधिकारी बने। जनता को यह खबर 6 मार्च की सुबह दी गई। लोगों ने राहत की सांस ली। असंभव संभव हो गया था। करोड़ों की जान लेने वाला जोसेफ स्टालिन अंततः इस दुनिया से जा चुका था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।